देश की दिग्गज एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी एडटेक कंपनी बायजूस की मार्च 2023 तक अपनी मार्केटिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट को सुनियोजित करके प्रॉफिट की स्थिति में पहुंचने की योजना है। इसके लिए कंपनी अगले 6 महीने में 5% यानी लगभग 2500 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। बायजूस इससे पहले जून में भी 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। तो आइए जानते हैं क्यों बायजूस लगातार घाटे में जा रही है और क्या सच में 2023 में बायजूस बैंकरप्ट हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी का एडवाइस फॉर कैरियर में। कोरोना काल में ऑनलाइन लर्निंग की वजह से एडटेक कंपनियों की किस्मत खुल गई थी। अचानक ऊंची डिमांड ने एडटेक कंपनियों के राजस्व को बढ़ा दिया था, लेकिन कोविड-19 के बाद स्कूल दोबारा खुलते ही एडटेक कंपनियों के अच्छे दिन खत्म हो गए। स्टार्टअप में फंड सूखने लगे और छटनियों का दौर शुरू हो गया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो स्टार्टअप्स खासकर एडटेक सेक्टर के लिए कतई अच्छी नहीं है। देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस ने वित्त वर्ष 2020-21 के वित्तीय परिणाम एक साल की देरी के बाद जारी कर दिए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पूरे सेक्टर की हालत को जाहिर करते हैं। बायजूस का राजस्व 2020-21 में 14% घटकर 2,428 करोड़ रुपए रह गया है। इससे पहले वाले वित्त वर्ष में कंपनी का राजस्व 2,704 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2020-21 में बायजूस का घाटा 17 गुना बढ़ गया है। इससे 4500 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। एक साल पहले यानी 2019-20 में यह घाटा 262 करोड़ रुपए था। क्या है कंपनी के घाटे की वजह, जानते हैं की पॉइंट से। पहला पॉइंट है अधिग्रहण यानी एक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज। दोस्तों, बायजूस की मार्केट वैल्यू 22.6 अरब डॉलर है और यह लगातार अधिग्रहण कर रही है। पिछले 18 महीनों में बायजूस ने आकाश एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेट लर्निंग, एपिक, टिंकर, स्कॉलर, टॉपर, ओस्मो और ग्रेडअप आदि का ग्रहण किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई 2021 में बायजूस ने एक्वायर किया था $600 मिलियन में। इपिक को भी जुलाई 2021 में बायजूस ने एक्वायर किया था $500 मिलियन में। व्हाइट हैट जूनियर को जुलाई 2020 में $300 मिलियन में एक्वायर किया था। ओस्मो को जनवरी 2019 में $120 मिलियन में एक्वायर किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्वायर करने से कंपनी का वैल्यू भी बढ़ता है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी कंपनीज को बायजूस ने एक्वायर किया है वो एक्वायरमेंट के बाद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं व्हाइट हैट जूनियर का, तो व्हाइट हैट जूनियर भी अभी फ़िलहाल घाटे में चल रहा है। घाटे का वजह ये है कि कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोडिंग सीखना चाह रहे थे, जिसके लिए वो व्हाइट हैट जूनियर को यूज़ में ले रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, सारे बच्चे वापस से पढ़ाई पे शिफ्ट हो गए, जिसके कारण व्हाइट हैट जूनियर को बहुत सारा घाटा होने लगा। दूसरा कारण है व्हाइट हैट जूनियर का भ्रामक विज्ञापन, और इसी विज्ञापन की वजह से व्हाइट हैट जूनियर के साथ एक विवाद भी हुआ था। यह तब शुरू हुआ जब एक आदमी जिसका नाम प्रदीप पूनिया है, वो व्हाइट हैट जूनियर के प्रचार प्रसार पर बेढंग की चीज़ें पाने लगे। जैसे कि एक 13 साल का लड़का वुल्फ गुप्ता, जो कि गूगल जैसी कंपनी में 20 करोड़ की नौकरी उसको मिल गया। वहीं वुल्फ गुप्ता को 1.2 करोड़ का जॉब लग गया गूगल में। तो वहीं वुल्फ गुप्ता गूगल वीडियो से 150 करोड़ कमा रहा है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग जगहों पे पोस्ट की गई थी। इसके बाद लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था। सभी लोग इनके मार्केटिंग तरीके की काफ़ी आलोचना करने लगे। यह काफ़ी ज़्यादा भटकाने वाला था। ट्विटर पर इनके प्रचार का मजाक बनने लगा, लोग इस कंपनी का मजाक उड़ाने लग गए। यूट्यूबर्स इनके ऐड, एक वीडियो का रोस्ट करने लगे। विवाद तब शुरू हुआ जब व्हाइट हैट जूनियर कंपनी ने प्रदीप पूनिया और अनिरुद्ध मालपानी पर कोर्ट में जाकर केस कर दिया। उन लोगों ने प्रदीप पूनिया पर $2.7 मिलियन का मानहानि का केस कर दिया। करण बजाज $2.7 मिलियन मांगने लगे। करण बजाज ने अनिरुद्ध मालपानी पर भी
$9 मिलियन का केस कर दिया। ये दो खबर आग की तरह फैल गई। लोग और खुल के इस कंपनी की बुराई करने लगे। लोगों ने प्रदीप पूनिया और अनिरुद्ध मालपानी का ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। पहले एक या दो यूट्यूबर बात करते थे, फिर 20-25 से भी ज़्यादा यूट्यूबर इसके बारे में बात करने लगे और इस कंपनी की जमकर बुराई करने लगे। लोग व्हाइट हैट जूनियर को दोष देने लगे आलोचकों को धमकाने और डराने के मामले में। इस कंपनी ने प्रदीप पूनिया के 2 यूट्यूब चैनल को डिलीट करवा दिया, 2 रेडिट अकाउंट को डिलीट करा दिया, एक क्वोरा अकाउंट को, 3 लिंक्डइन का पोस्ट भी डिलीट करवा दिया, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो को भी डिलीट करा दिए गए। डराने और धमकाने की बात बस प्रदीप पूनिया और अनिरुद्ध मालपानी तक ही सीमित नहीं था। यह उन लोगों पर भी था जो उन लोगों पर उंगली उठाते थे। जो भी इस कंपनी की आलोचना करने लगे उन लोगों को केस का धमकी देकर चुप कराने में लगे हुए थे। इंटरनेट पर जो भी इनके खिलाफ कुछ बोलता था तो उन्हें हटा देते थे। मुझे लगता है कि ये लोग इंटरनेट को नियंत्रित करने का कोशिश कर रहे थे। लोग इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं। कंपनी के लोगों का खराब व्यवहार, झूठे मार्केटिंग, लोगों को लूटने, ज़्यादा पैसा वाला कोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब आरोप लगने लगे व्हाइट हैट जूनियर पे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्हाइट हैट जूनियर के रेवेन्यू पे इफ़ेक्ट करने लगा और व्हाइट हैट जूनियर घाटे में चलने लगा। इसके अलावा बात करें अगर आकाश की, तो आकाश को भी बायजूस ने एक्वायर किया है, लेकिन इसी दौरान फिजिक्स वाला भी इस मार्केट में है और फिजिक्स वाले के जो कोर्सेस हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे हैं। इसी कारण से आकाश इंस्टीट्यूट भी काफ़ी घाटे में चलने लगा। पहले ऑफलाइन क्लासेस थे आकाश इंस्टीट्यूट के जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। अभी हाल ही में फिजिक्स वाला भी अपने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं विद्यापीठ के नाम से, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, और इस वजह से आकाश काफ़ी घाटे में चल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं घाटे के दूसरे की पॉइंट्स के बारे में, जो है एड। दोस्तों कंपनी के घाटे का दूसरा वजह जो है वो है एडवर्टीजमेंट। दोस्तों बायजूस के फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस है वो है 2250 करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले 150% ज़्यादा है। अगर बात करते हैं मार्केटिंग एक्सपेंडिचर की, तो ये अनअकैडमी, वेदांतु और अपग्रेड, इन तीनों को मिला दिया जाए तो इनका एक्सपेंस होता है 793 करोड़ रुपए। लेकिन बायजूस का एक्सपेंस जो है वो है 2250 करोड़ रुपए। यानी कुल मिलाकर बात करें तो बायजूस अपने एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करता है और ये भी एक कारण है बायजूस के घाटे में जाने का। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे रीज़न का, तो वो है बायजूस का वर्किंग कल्चर। दोस्तों हाल ही में बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, इंटरनल ईमेल्स, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑडियोज़ बहुत सारे वायरल हुए थे, जिसमें बायजूस के जो बॉस थे वो बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर बना रहे थे काम करने के लिए। इवन मोर देन 72 आवर्स ए वीक, मतलब 72 घंटों से ज़्यादा एक वीक में काम करने का भी उनके एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर बना रहता था। इवन उनको ना लंच ब्रेक दिया जाता है, ना कोई छुट्टी दी जाती है, ना कोई टाइम ऑफ दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बायजूस के वर्किंग कल्चर को अफेक्ट करता है। हाल ही में सुनने में आया था बायजूस के एम्प्लॉयज़ अपने जॉब को लेकर काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं और इसकी वजह से बायजूस में लोग ढंग से काम नहीं करना चाहते हैं, या अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बायजूस में काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बायजूस के घाटे का एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ अगर खुश नहीं रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। अब बात करते हैं चौथे रीज़न की, और शायद मेरे नज़र में ये मेन रीज़न हो सकता है कंपनी का फेक रेवेन्यू और सेल्स। दोस्तों बता दें कि पिछले कई महीनों से विवादों में घिरी बायजूस ने आखिरकार कई महीनों के बाद अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट जारी किया है और यह कंपनी को हुए भारी नुकसान को दिखाता है। कंपनी का 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष का घाटा 19 गुना बढ़कर 4,588 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी को वित्त वर्ष 2019-20 में
231.69 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी ने अपना आईपीओ भी 2023 के अंत तक के लिए टाल दिया है। दोस्तों, देश की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बायजूस की कुल वैल्यूएशन 23 अरब डॉलर यानी 18.33 खरब रुपए है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बायजूस की फंडिंग गायब होने का दावा किए जाने के बाद जुलाई में कांग्रेस सांसद कीर्ति पी चिदम्बरम ने देश के फ्रॉड रेगुलेटर को पत्र लिखकर बायजूस के फाइनेंस की जांच करने की मांग की थी। इसके बाद कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कंपनी से जवाब मांगा था कि उसने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक क्यों फाइल नहीं की है, जिसके जवाब में बायजूस ने कहा था कि डिलॉयट उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्म है और डिलॉयट ने अभी तक ऑडिट पूरा नहीं किया है। इसी की वजह से बायजूस अभी अपना ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं की है। और डिलॉयट का कहना था कि बायजूस डिलॉयट पे दबाव डाल रहा था कुछ फेक सेल्स दिखाने के लिए अपने ऑडिट में। और ये फेक सेल्स कैसे थे ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बायजूस के मार्केट शेयर की। तो बायजूस का जो मार्केट शेयर है वो 3 तरीके से आता है। 7% आता है ट्यूशन और सर्विसेज फी से, 23% आता है रेफरेंस बुक सेल से और 70% रेवेन्यू जो है वो आता है टैबलेट एसडी कार्ड सेल से। यानी मेन सोर्स बायजूस का जो है वो है टैबलेट या एसडी कार्ड सेल्स। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट एक टैबलेट खरीदा, वो 6 महीने के ईएमआई पे एक टैबलेट का खरीदा। पहला जो ईएमआई है वो है 2000 रुपए। उस स्टूडेंट ने इस 2000 रुपए को पे कर दिया, लेकिन बाकी के बचे हुए जो पैसे हैं यानी 10,000 रुपए वो अभी बायजूस के पास आए नहीं है। लेकिन बायजूस डिलॉयट को ये बोल रहा था कि आप इस पैसे को भी हमारे सेल्स में काउंट करो, जो कि फेक सेल्स होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा। आखिरकार कंपनी तो लॉस में ही जा रही है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है तो फिर फंडिंग उठाने में कंपनी को फ़ायदा होता है, यानी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी फंडिंग उठाती है। एक दूसरा कारण जो है वो कंपनी का सेल्स का है जो कि इंटरनल है। यानी बहुत सारे ऐसे मामले सुनने में आए हैं कि बायजूस के जो सेल्स पर्सन हैं उन पे काफ़ी दबाव डाला जाता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और अगर वो सेल नहीं कर पाए तो उन पे कुछ पेनाल्टी भी लगाया जाता है। और इसके वजह से जो सेल्स पर्सन हैं वो फेक सेल्स दिखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो इफ़ेक्ट करता है कंपनी के रेवेन्यू को। तो कुल मिलाकर ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो मेनली बायजूस के घाटे का कारण है। लेकिन बायजूस का कहना है कि जो भी कारण है उनके घाटे का वो जल्द ही इससे छुटकारा पा लेगी। और बायजूस का ये भी कहना है कि वो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रैकर ट्रैक्सन के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से सितंबर के 9 महीने के दौरान फंडिंग 45% तक घटकर 2.2 अरब डॉलर रह गई है। विश्लेषण में माना गया है कि फंडिंग में आने वाली यह कटौती इन्वेस्टर्स का विश्वास डिगने के कारण हुई है, क्योंकि यूनिकॉर्न्स लाभ हासिल करने में संघर्ष कर रही है। साल 2022 की शुरुआत से अब तक एडटेक कंपनी 11,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है। बायजूस ने इससे पहले जून में भी करीब 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। आर्थिक संकट का हवाला देते हुए फरवरी में लीडो लर्निंग ने 1200 कर्मचारियों को निकाल दिया था। सॉफ्टबैंक द्वारा समर्थित अनअकैडमी ने सेल्स और मार्केटिंग और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को मिलाकर 750 लोगों को निकाला था। वेदांतु ने भी 3 चरणों में 700 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया था। फ्रंट रो और उदय ने क्रमशः 300 और 100 कर्मचारियों को निकाला है। उदय की को फाउंडर सौम्या यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वह अपना कारोबार बंद कर देंगी और 8.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग निवेशकों को वापस लौटा देंगी। एरुडिटस ने भी जून 2022 में 80 लोगों की कंपनी से निकाला था, जबकि 2021 में इस 1300 लोगों को हायर किया था। एडटेक प्लेटफॉर्म लीड ने भी करीब 90 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। इन डेटा के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ
ताकि आप समझ सकें कि एडटेक कंपनियां कितने घाटे में चल रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में एडटेक कंपनियां रिकवर कर पाएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आते रहता हूँ। थैंक यू।